हेलो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल RBS फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हम लोग विभव मापी पढ़ रहे थे, उसकी थ्योरी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ी है। उसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो विभव मापी पर पूछे जाते हैं सामान्यतः। एक विभव मापी का ये तार है, एक सेल से जुड़ा हुआ है। चित्र में प्रतिरोध खुला होने पर जब ये प्रतिरोध इसके साथ समानांतर क्रम में जुड़ा नहीं है, ये अलग है, उस समय अविक्षेप बिंदु 76.3 सेंटीमीटर पर आता है। जब प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो ये 64.8 सेंटीमीटर पर आता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। जब ये तार इसमें जुड़ा नहीं है तो ये ओपन परपथ होगा, क्योंकि इसकी धारा नहीं बहेगी। जब अविक्षेप बिंदु आएगा तो इस परपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी ये खुला परपथ होगा। उस समय जो अविक्षेप बिंदु आता है उसे हमने इसमें मान लिया L1 है। तो प्रथम अविक्षेप की लंबाई L1, ये यहाँ आता है 76.3 सेंटीमीटर, 76.3 सेंटीमीटर। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को भी जोड़ देते हैं। जब ये रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा तो इस परपथ के अंदर धारा बहने लगेगी और ये बंद परपथ हो जाएगा, यानी इसका जो विद्युत वाहक बल है वो घट जाएगा, अब V हो जाएगा। तो प्रतिरोध जुड़ने पर प्रतिरोध जुड़ जाने पर लंबाई L2 64.8 सेंटीमीटर, और जो प्रतिरोध जोड़ा गया है R, प्रतिरोध R बराबर 9.5 ओम। और इसलिए इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R ये बराबर होता है L1 माइनस L2। L1 यानी प्रथम लंबाई, जब ओपन परपथ है उस लंबाई को L1, जब प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो L2, L1 माइनस L2 अपान L2 इंटू R। L1 का मान है 76.3, 64.8 और 64.8। 5 1 1 64.8। इसलिए R इसको डिवाइड कर दिया। 648115 648 1
7 जाएगा, फिर 8 जाएगा, यह जाएगा आपका 7, फिर ये जाएगा 7। तो इसका मान आ गया 0.18 ओम। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। इसमें तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना था, जो सीधे सीधे हमको जो फार्मूला है इसका, उस सूत्र में हमने डायरेक्ट उसको रख दिया। इसी तरह का और भी मान लीजिए क्वेश्चन है, इसी तरह से मिलता जुलता है। इसको मिटाते हैं। मान लीजिए ये सेल है, इसमें 2 प्रतिरोध लगा है। एक प्रतिरोध है R = 10 ओम, एक प्रतिरोध है X 10 और X। अब इसमें प्रतिरोध 2 जोड़े गए बारी बारी से। इस सेल के साथ जब 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया, 10 ओम का प्रतिरोध, तो लंबाई आती है 58.3, और जब इसके साथ X जोड़ा गया तो आता है 68.5। तो ये जब एक बार हमने 10 ओम जोड़ा, 10 ओम के साथ इसका संयोग कर दिया, तो जो लंबाई हमको प्राप्त होती है वो 58.3 सेंटीमीटर मिलती है। तो इसलिए 10 ओम के कारण अविक्षेप L1, अविक्षेप L1 58.3 सेंटीमीटर। और फिर इसको खोल दिया और हमने X जोड़ दिया। X ओम के कारण अविक्षेप L2 68.5 सेंटीमीटर। इसके कारण से जब 10 ओम जोड़ेंगे तो धारा इसके अंदर से बहेगी, और इसलिए इसका विद्युत वाहक बल नहीं बल्कि एक विभवांतर होगा जो यहाँ पर संतुलित होगा। इसलिए 10 ओम के कारण अविक्षेप बिंदु जो L1 मिलता है वह इसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसलिए 10 ओम के कारण विभवांतर, मान लिया इसके अंदर से धारा, जब इसके अंदर से धारा बहती है तो इसके अंदर कितना प्राप्त होगा विभवांतर? इसके अंदर से विभवांतर प्राप्त होगा V1, और X के कारण से जो विभवांतर प्राप्त होता है वो मान लीजिए है V2। तो V1/V2, इसके कारण से जो विभवांतर है वो है V1, इसके कारण जो इसके सिरे के बीच का विभवांतर मिलता है V2। तो V1/V2 ये बराबर होता है
विभवांतर अगर धारा वही हो तो ये अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, यानी ये V1/V2 बराबर R/X, यानी 10/X। ये है 10, ये है X, और इसीलिए इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो इनके अनुक्रमानुपाती होगा। V1/V2 बराबर R/X इक्वल टू 10/X। एक संबंध तो हमारे पास ये है। एक दूसरा संबंध भी है कि जो लंबाइयाँ प्राप्त होती हैं या विक्षेप बिंदु की, वो लंबाइयाँ इसी विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती हैं, तथा V1/V2 इसके लिए है V1 L1/L2 58.3 68.5। V1/V2 का ये भी मान है, लंबाइयों के अनुक्रमानुपात में होता है, और इसी का मान हमारे ये है 10/X। इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से 10/X बराबर 58.3/68.5। हेंस X इक्वल टू, इसी X का मान ज्ञात करना है जो अज्ञात प्रतिरोध है। X इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 68.5/58.3 इंटू 10। इसको डिवाइड करते हैं, यह हुआ 583 685 583 2 2 नहीं जाएगा तो 1 जाएगा। 583 7 3 4 5 इंटू 8 लगभग 8 या 7 जाएगा। इसका मतलब ये आया आपका X बराबर 1.2 या 1.17 इंटू 10 इक्वल टू 11.7 ओम। यही X का मान है। इस तरह से विभव मापी में बहुत बड़े नहीं, इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आते हैं जिसमें लंबाइयाँ दी रहती हैं, और ये लंबाइयाँ जो यहाँ प्रतिरोध दिए रहेंगे उनके अनुक्रमानुपाती होती हैं, अथवा उनके सिरों के बीच पैदा होने वाले विभवांतर का अनुक्रमानुपाती होती है, या जो यहाँ सेल जोड़ा गया है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। हम लोग इसी तरह के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं 2-1 उनके बारे में, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ, जबकि उनका बहुत डिटेल नहीं हम लोगों को पढ़ना है। गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी। धारामापी
गैल्वेनोमीटर, धारामापी, धारामापी धारा नापने के लिए या धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। धारामापी जिस सिद्धांत पर काम करता है वो इसके बाद के चैप्टर्स में हम लोग इसी में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल इतना ही जानते हैं कि यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चुंबक का ये नॉर्थ है, साउथ है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी कुंडली, कोई भी कॉइल, धारा मापी कॉइल रखें और इसमें धारा प्रवाहित हो, यदि इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इस कुंडली के भुजाओं पर ऐंठन लगती है, बल युग्म का घूर्ण कार्य करता है और जो बल युग्म का घूर्ण लगता है वो इस कुंडली को घुमा देता है। कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का घूर्ण टाउ ये इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा धारा बहेगी उतना ज़्यादा इसका विक्षेप होगा। अब अगर इसी कुंडली से एक कोई संकेतक लगा दिया जाए तो संकेतक भी उतना ही घूम जाएगा, और अगर यहाँ पर हम पैमाना लगा दें और उस पर चिन्ह अंकित कर दें तो ये पैमाने पर घूमकर हमें सूचना देगा। इसी सिद्धांत पर धारामापी बनाया गया है। वास्तव में धारामापी में एक कुंडली होती है जो एक आधार पर लपेटी होती है और उस कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में, इस तरह की कुंडली, जो इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र रहता है, केंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र, यानी इस तरह का चुंबक रहता है कि जो बेलनाकार, उसका परिणाम ये आता है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र का जो केंद्र है यहीं पर वो कुंडली लटकाई होती है। यहाँ पर एक कुंडली रहती है और ये जो कुंडली है इसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। इस कुंडली को घूमने के लिए ऊपर और नीचे धुरा लगा देते हैं, पायोटन लगा देते हैं, जिससे ये कुंडली घूमे, उसी के बीच में घूमे, और इसी से सुई लगा देते हैं। ये बल रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र की। ये मालिया नॉर्थ है, ये साउथ है। इस तरह का एक चुंबक होता है जो केंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र इस तरह का पैदा करता है, जिससे कि इसके हमेशा ये बल रेखाएं इसके हमेशा लंबवत रहें। अब ये अगर एक बार घूम गया तो हो सकता है इसमें फंस जाए, वापस ना आए, इसीलिए इसमें से एक बाल कमानी, हेयर स्प्रिंग लगा दी जाती है जो कसी रहती है। अब वो जब घूमेगी ये कुंडली, इसके घूम जाने पर ये जो हेयर स्प्रिंग है, बाल कमानी है, ये ऐंठ जाएगी और जैसे ही धारा ख़त्म हुई वैसे ये फिर उसको खींच के अपनी जगह पर इसको ला देगी, फिर अपनी जगह वापस आ जाएगा। तो इस तरह से धारामापी इस सिद्धांत पर काम करता है। हमको धारामापी में जो हम प्रयोग करते हैं, जो अभी इसके पहले हम लोगों ने प्रयोग किए, अभिक्षेप बिंदु ज्ञात करने के लिए, धारामापी में धारा ना बहे तो अभिक्षेप बिंदु है। तो धारामापी में सामान्यतः जो सुई हम रखते हैं वो बिल्कुल बीचों बीच में रखते हैं। यहाँ 0 रहता है और फिर 1, 2 इस तरह का निशान इधर बना रहता है और इसी तरह का निशान इधर बना रहता है। दोनों तरफ से ले बने रहते हैं क्योंकि सुई इधर रहती है, धारा एक तरफ जाएगी तो इधर घूम जाएगा, धारा एक तरफ जाएगी तो दूसरी तरफ घूम जाएगा, इसलिए ये दोनों तरफ घूमता है। और अगर इसमें किसी भी तरफ विक्षेप नहीं होगा, इसका मतलब इसकी कुंडली से होकर धारा नहीं जा रही है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। ये तो हुआ सिंपल जो धारामापी है उसका सिद्धांत। ये जो हमने कुंडली लपेटी हुई है, इस कुंडली का अपना एक प्रतिरोध रहता है जिसे हम कहते हैं धारामापी का प्रतिरोध। अब यहाँ इस धारामापी से हम सीधे सीधे
एम्पियर में धारा को नापते हैं, जिस उपकरण के द्वारा नापते हैं उसको कहते हैं अमीटर। अमीटर से सीधे सीधे धारा को नाप लेते हैं, उसकी ये सुई सीधे सीधे बता देती है कि कितने एम्पियर की धारा बह रही है। इसकी जो विक्षेप होता है वो यहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, सुई यहाँ रहेगी, 0 पर रहेगी, फिर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होता जाएगा, 1 2 3 4, यानी इसका 0 बीच में नहीं बल्कि किनारे रहेगा। तो ये हम अमीटर बनाते कैसे हैं? वास्तव में अमीटर इसी धारामापी या गैल्वेनोमीटर से बनता है। अमीटर गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। तो अमीटर है क्या? अमीटर बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर का ये कुंडली है, इसी के समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार हम जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमीटर इज गैल्वेनोमीटर शंट पैरेलल टू इट्स कॉइल। शंट इसकी कुंडली के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार के जोड़ देने से अमीटर बन जाता है। यानी जो धारामापी हमारा है, गैल्वेनोमीटर है, उसको कम प्रतिरोध का तार, कम प्रतिरोध का तार समानांतर क्रम में, जिसको हम कहते हैं शंट। जब कम प्रतिरोध का तार या शंट जोड़ देते हैं तो अमीटर बन जाता है। ये अमीटर बन जाता है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को जोड़ देने से ये अमीटर बन जाता है। तो शंट, किसी भी गैल्वेनोमीटर में शंट लगा दें तो ये अमीटर बन जाएगा। अब ये तो हुआ हमारा गैल्वेनोमीटर, संकेत में हम दिखा देते हैं। इसके अंदर प्रतिरोध है G, और फिर इसकी कुंडली के समानांतर क्रम में हमने एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया। लो रेजिस्टेंस से इसके समांतर क्रम पैरेलल, लो रेजिस्टेंस पैरेलल इस अमीटर। तो ये जो हमारी रचना बनी, इसी रचना को हम इसे ही अमीटर कहते हैं। इसमें जो धारा का अधिकतम मान इससे जा सकता है I, ये इसकी सीमा है। यानी इसका जो स्केल है, अधिक से अधिक कितना जा सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, पूरे स्केल पर जाने के लिए जितना पूरे स्केल तक जा सकेगा, वही इसकी नापी जाने वाली अधिकतम धारा है, वही इसकी अधिकतम सीमा है। कम से कम तो 0 नापेगा, लेकिन अधिक से अधिक तो वो धारा I है। जब धारा यहाँ पहुँचती है तो 2 भाग में बढ़ती है। धारा का एक भाग तो शंट से जाएगा और दूसरा भाग गैल्वेनोमीटर की कुंडली से जाएगा। ये दोनों भाग आकर के आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो ये गैल्वेनोमीटर की कुंडली और ये शंट दोनों इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं। इसका मतलब चाहे शंट का विभवांतर निकालिए, चाहे धारा मापी का विभवांतर निकालिए, दोनों के विभवांतर आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे जो धारा जाती है गैल्वेनोमीटर के अंदर IG, वो बराबर है जितनी कुल धारा आती है और जितनी धारा शंट में जाती है। हमें जानते हैं कि यहाँ का विभवांतर दोनों में, चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, बराबर है। शंट का विभवांतर बराबर कुंडली का विभवांतर, जो धारा मापी की कुंडली है, कुंडली का विभवांतर। अब यहाँ ध्यान से देखें आप, शंट का विभवांतर कितना होगा? शंट के अंदर से जाने वाली धारा है IS और शंट का प्रतिरोध है S, इसलिए हो जाएगा
आई एस इंटू एस, और कुंडली के अंदर से जाने वाली धारा है आई जी, आई जी, और इसका प्रतिरोध है जी, आई एस एस बराबर आई जी जी। अब इसमें से किसी भी धारा को हम पता लगा सकते हैं। मान लिया हमको इस शंट कितना है, तो इस आई जी का हम हटा दें, आई जी की जगह रख देते हैं आई माइनस आई एस, और इसीलिए आई एस एस बराबर जी, और आई जी का मान रख दिया आई माइनस आई एस, आई एस एस बराबर आई जी माइनस जी आई एस। आई एस और आई एस एक तरफ कर लिया, आई एस बाहर आ जाएगा, यह हो गया यस, और ये माइनस आके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यस प्लस जी, जी आई। ये कुल धारा है, ये धारा मापी का प्रतिरोध है, ये शंट है, और इसीलिए शंट से कितनी धारा जा सकती है, शंट से जाने वाली धारा आई एस, ये बराबर होगी धारा मापी का प्रतिरोध बटा दोनों का जोड़ इंटू कुल धारा। ये वो धारा का भाग है जो शंट के अंदर से जाता है। आई एस, यहाँ आई एस रहेगा तो यहाँ जी रहेगा। और इसी प्रकार अगर हमने तो ये धारा जाने वाली धारा है, और इसकी गैल्वेनोमीटर की कुंडली से जाने वाली धारा निकालना है, तो इसी तरह से आई जी, जब यस है यहाँ जी रहेगा, यहाँ जी रहेगा तो यहाँ एस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा यस अपान यस प्लस जी इंटू आई। ये हो गया जी गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाने वाली धारा। हमें जानते हैं कि ये जो शंट है और ये जो गैल्वेनोमीटर की का प्रतिरोध है, ये दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये दोनों आपस में ये समानांतर क्रम में दोनों प्रतिरोध जुड़े हैं। तो कितना इसका शंट का मान होगा, उस शंट की वैल्यू हम धारा के आधार पर फुल स्केल कितना विक्षेप के लिए धारा चाहिए, हमको फुल स्केल विक्षेप की धारा का पता हो, हमें जी का पता हो, तो हम यस का मान निकालेंगे। और इसी तरह से अगर हमें यस का पता हो तो इसी से हम जी का मान भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी भी हम गणना कर लेते हैं। ये तो हो गया किसी भी परपथ में बहने वाली धारा, यानी धारा मीन्स आवेश प्रति सेकंड। तो ये डायरेक्ट अमीटर में नापेगा, कूलम पर सेकंड में नापेगा। अब इसी धारा मापी से हम दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल भी नापते हैं, उसे हम कहते हैं अब हम लोग वोल्टमीटर पढ़ते हैं। अमीटर हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ धारा मापी के कुंडली के समांतर क्रम में शंट जोड़ते हैं, कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, इसे कहते हैं अमीटर, यानी धारा को नापता है। लेकिन जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। और इस वोल्टमीटर को बनाने के लिए समांतर क्रम में नहीं बल्कि इसके श्रेणी क्रम में हम हाई प्रतिरोध जोड़ते हैं, निम्न नहीं। उसमें मीटर में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, यहाँ हम हाई प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, जिससे इसकी कुंडली में कम से कम धारा जाए। अगर ज़्यादा धारा बहेगी तो इन बिंदुओं के बीच का जिसका हम विभवांतर नापेंगे वो विभवांतर बदल जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो यही जो इसकी कुंडली के अंदर से जाने वाली धारा आई जी है वो इसके अंदर से भी जाएगी और आर के अंदर से भी जाएगी। और इसलिए इसके सिरों का जो विभवांतर होगा, विभवांतर V ये बराबर हो जाएगा I
G और टोटल रेजिस्टेंस यानी R प्लस G, या V अपान I इक्वल टू R प्लस G। और इसीलिए R जितना हमको हाई प्रतिरोध जोड़ना है उसका मान उच्च प्रतिरोध R इक्वल टू V अपान IG माइनस G। इसी सिद्धांत के आधार पर हमें ज्ञात कर लेते हैं कि धारा मापी को वोल्टमीटर बनाने के लिए कितने ओम का उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि ये जो हम बना रहे हैं वोल्टमीटर, इसकी सीमा क्या होगी, कितने वोल्ट तक का अधिक से अधिक विभवांतर हमको नापना होगा, यानी इसका फुल स्केल कितना होगा, इसकी जो सुई है वो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी पूरी स्केल पर, उसी को हम कहते हैं फुल स्केल रीडिंग, या उसी को हम कहते हैं अधिक से अधिक कितना ये विभव नापेगा। तो ये तो विभव नापने के लिए है, और जो अमीटर है वो डायरेक्ट धारा नापने के लिए है। हम लोगों ने इसके पहले अभी विभव मापी पढ़ा है, और ये विभव मापी से भी हमने सेल के सिरों के बीच का विभवांतर निकाला है। याद रखेंगे, विभव मापी और वोल्टमीटर दो साधन हमारे पास हैं किसी भी सेल के सिरों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए। लेकिन जब वोल्टमीटर से हम निकालते हैं विभवांतर, तो वो इस वोल्टमीटर के अंदर से धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह नहीं होगा तो सुई में विक्षेप नहीं होगा, और अगर सुई में विक्षेप होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये धारा ले रहा है और धारा जाएगा तो विभव पतन होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो जितना पोटेंशियल होगा वास्तव में वो उतना नहीं रह जाएगा बल्कि घट जाएगा। इसलिए वोल्टमीटर आदर्श यानी यंत्र नहीं है कि जो विभवांतर को नाप सके। ये जितना विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का रहता है, ये हमेशा उसके बीच का कम विभवांतर नापता है। लेकिन जो विभव मापी है, विभव मापी पोटेंशियोमीटर में जो भी पाठ्यांक लेते हैं वो हम अभिक्षेप बिंदु पर लेते हैं। हम लंबाई नापते हैं अभिक्षेप बिंदु की, और इसलिए जब अभिक्षेप बिंदु पर लेते हैं तो धारा का प्रवाह उसमें नहीं होता। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो जो भी विभवांतर होगा उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो विभव मापी है, पोटेंशियोमीटर है, वो एक आदर्श वोल्टमीटर होता है। आदर्श वोल्टमीटर का मतलब कि बिल्कुल शुद्ध विभवांतर को नापता है, इसीलिए उसे हम आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध नापता है। उसके नापने से वोल्टमीटर जो मापी गई राशि है उसमें कोई भी अंतर नहीं आता, क्योंकि उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इसलिए वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। उसके पाठ्यांक हम अभिक्षेप बिंदु पर लेते हैं, और यहाँ पर जो पाठ्यांक लेते हैं इसमें धारा बहती है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, इसलिए शुद्ध नाप ये बहुत नहीं देता है। छात्रों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे आप शेयर करें। हमने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब उसे फॉलो करें और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, और उसे आप इनकी जो हमारे नोट्स हैं उनको भी आप लिखते रहें, लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।